बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 26 जुलाई और 26 जुलाई की आज है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं और बच चुके हैं शाम के 6। स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग सुबह के टाइम पे अपना करंट अफेयर पढ़ते होंगे और शाम को एक बार ज़रूर उसका रिवीजन करते होंगे, तो उसी कड़ी में मैंने ये छोटी शॉर्ट वीडियो स्टार्ट की है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छे तरीके से और आपको जो है सारी चीज़ें एक बार दोबारा फट से याद हो जाएं। आप लोग जो है जैसे कि दिन भर में एक अपना टाइम टेबल ऐसा शेड्यूल किया कीजिए कि दिन भर में जो आप पढ़ाई करते हो उसको आप लोग जो है कम समय में एक बार रिवाइज कर ले कि आज दिन भर में हमने क्या पढ़ा। फिर उसके बाद एक वीकली टाइम बना लीजिए कि आज पूरे वीक में क्या पढ़ा। फिर जब पूरा वीक का बना लीजिए फिर एक मंथ में एक बना लीजिए कि हाँ पूरे इस मंथ में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो इससे क्या होता है कि अपने टाइम को मालूम पड़ता है कि हाँ हम किस टाइम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और क्या चीज़ों पे हमको कमी है, कहाँ पे हमको काम करना है। और इसी बीच में आप टेस्ट वगैरह मॉक देते रहें ताकि मालूम पड़ सके आपको किस सब्जेक्ट पे काम करना है, किस पर नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज भैया 26 जुलाई और 26 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास के लिए गौरव का दिवस है, क्योंकि आज के दिन होता है आपका 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। तो हम सबसे पहले उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे अपने जानों की आहुति दे दी। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से। ये कारगिल विजय दिवस जो है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो है आपको इनको जो है हमको याद करना है, क्योंकि 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर सीमा तक घुस आए थे, तो भारतीयों ने भारत देश के नौजवान ने इसके बढ़ चढ़ कर इसमें जो है भारतीय सेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया और इसमें जो है अपने देश जो सियाचिन ग्लेशियर था उस पर कब्जा कर लिया। तो मतलब जहाँ जहाँ पर मतलब जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है पाकिस्तान को बाहर खदेड़ के भगा दिया था। तो मतलब ये जो है दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारतीय जो अगर आज हम यहाँ पे हैं, अगर आज हम अपने यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं वीर जवानों के प्रति जो हमारे देश में सरहद पर खड़े हुए रात दिन लगे हुए हैं। तो कारगिल विजय दिवस के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ये है स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस आपका मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और उसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीयों के जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। मतलब कारगिल विजय दिवस में जो आपके शहीद हुए थे उनकी याद में हम लोग यह दिवस मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस आपको याद रखना है 26 जुलाई को, ये जो है हर साल आपको मनाया जाता है। और 60 दिनों तक युद्ध चला था, इसमें भारत और सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था 1999 का। इस सभी को आपको याद रखना है और जो अपने दिलों में उस तिरंगे की शान आन बान को बना के रखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। जैसे कि आज हम यहाँ पे लिख कर रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चनों को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो था भाई, पहला क्वेश्चन आपका था कि जो था आयकर दिवस से, पहला क्वेश्चन था आयकर दिवस। तो जो आयकर दिवस होता है तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 24 जुलाई 1860 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि जब उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत के पास जो है आय का बहुत बड़ा पड़ाला जो है देखने को मिला था कि जो है उनमें कुछ गड़बड़ा सा गया था। तो उन्होंने इसमें एक थे जेम्स विल्सन, उन्होंने क्या किया था, आयकर विभाग की स्थापना की थी। इसको याद रखना है कि जेम्स विल्सन जो थे इन्होंने क्या किया था, एक आयकर की स्थापना की थी। तो आयकर जो आपका होता है ये प्रकार का कैसा कर होता है, अगर आपसे पूछा जाती है ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है। एक आपका आपने सुना होगा प्रत्यक्ष कर, या आप सुनते होंगे अप्रत्यक्ष कर। तो जो कर आपके जो होते हैं, एक आपने सुनते हैं डायरेक्ट और एक आप सुनते हैं इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वह होता है कि जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को पे करना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कर क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह तो पे करता ही करता है, प्लस उसके साथ में और भी लोग उसमें पे करते हैं। जैसे कि आपका हम देखें जीएसटी क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कहने का मतलब आप दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, वहाँ से साबुन लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, उसमें कहता है भैया जीएसटी इतने % इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या है, जीएसटी उस व्यक्ति पर तो लगाया गया, पर मतलब एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। इसमें जो है जिसके ऊपर लगाया था वो भी पे करता है और दूसरा आदमी भी इसमें पे करता है। सपोज आपने साबुन
कोई साबुन की कंपनी है, तो वो साबुन की कंपनी का निर्माण कर रही है, तो वहाँ से जो निकल के आएगा तो उसके ऊपर सरकार जीएसटी लगा रखी है। तो वो अब वो जीएसटी खुद तो पे करेगी ही पे करेगी, लेकिन अब उस साबुन को जब मार्केट में बाहर निकालेगा तो उसको जो सबसे पहले होलसेलर खरीदेगा, फिर उसके बाद हमारे पास आते आते क्या होता है, उससे भी जीएसटी लगती है, मतलब हमको भी जीएसटी पे करनी होती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है उसी को ही देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर समझ में आया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो है आपका जो जो क्या कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष कर है, ये आपका जो प्रत्यक्ष कर है, तो इसके लिए एक कमेटी एक बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी के अगर हम आपसे पूछें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? नितिन गुप्ता इसके आपके अध्यक्ष रहने वाले हैं। अगर आप बात करें जीएसटी, आपने अभी नाम सुना था जीएसटी, तो जीएसटी का प्रकार ऐसा कर है, जीएसटी प्रकार का क्या है, एक जीएसटी प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसकी स्थापना जो होती है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। विजय केलकर समिति की सिफारिश की स्थापना की जाती है। और जो है ये समवर्ती सूची का कर है, समवर्ती सूची का कर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें कि जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो जीएसटी जो आपकी जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279A में किया गया है। और इसके जो हेड होते हैं वो आपके वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री आपके जो है निर्मला सीतारमण हैं। कौन है? तो भैया निर्मला सीतारमण आपके वर्तमान में वित्त मंत्री आपके रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछें यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपको बताएं यहाँ पे कि जो आपकी संचित निधि होती है, तो संचित निधि क्या होती है, संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। मतलब सरकारी खजाना प्रकार से होता है, यहीं से आपको जो है कितना जो है खर्च करना है, कितना यहाँ पे आता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको संचित निधि में देखने को मिलती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, जो कि ये संबंधित था कि आयकर, आपका जो आयकर होता है वो किस प्रकार का, मतलब आयकर दिवस कब मनाया जाता था, हमने बात कर लिया 24 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें आयकर आपने सुना होगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर जीएसटी के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और जीएसटी अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और छूट रहा है तो उसको ध्यान रख लीजिए यहाँ पे कि जीएसटी जो है 101 संविधान संशोधन द्वारा बना था। और इसमें जो है क्या कहते हैं कि हाँ, जीएसटी 101 और 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, सन 2017 को। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये 1 जुलाई को लागू हुआ था। 101 प्रकार का संविधान संशोधन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन था कि जो सकुराजमा जो आपका ज्वालामुखी है, तो सकुराजमा जो ज्वालामुखी है ये कहाँ का है, तो ये देखिए, तो सकुराजमा ज्वालामुखी आपका जो है भैया, ये आपका जो है जापान के अंदर जो है ये सकुराजमा ज्वालामुखी पाया जाता है, स्थित है। और जापान में अभी इस ज्वालामुखी में क्या हुआ कि हाल ही में इस ज्वालामुखी में क्या हुआ है, विस्फोट हो गया है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में क्या हो गया, आपका विस्फोट हो गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछें कि सबसे अधिक ज्वालामुखी जो भूकंप, जितने भी ये प्राकृतिक आपदा ऐसी घटनाएँ होती हैं कहाँ पर होती हैं, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे जब आपका ज्वालामुखी निकलता है, तो ये जैसे मान लो यहाँ पे आपका उद्गार हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से आपका खींचा होता है, नीचे से आपका निकलता है मैग्मा। मतलब यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका मैग्मा भरा होता है। क्या होता है? मैग्मा आपका भरा होता है, ठीक है। और जब ये बाहर ऐसे फूट के बाहर निकल आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लावा कहते हैं। जब लावा शांत पड़ जाता है, तो यहाँ पे एक ऐसे झील बन जाती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और जब ये बड़े लेवल पर बन जाती है इसको हम लोग कहते हैं कोल्डेरा। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी ये आपका जब मैग्मा का निर्माण होगा, ये आपकी जो मैग्मा यहाँ पे द्रव पदार्थ में होता है, जब ये बाहर निकल के आता है, ये क्या कहलाता है? ये आपका अंदर जब होगा, पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे जो होगा तो मैग्मा कहलाता है। जब बाहर निकल जाएगा आपको लावा कहलाएगा। और जब लावा आपका शांत पड़ जाता है, यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा ऐसा बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं झील ऐसे, ये आपका क्रेटर कहलाता है। और जब ये बड़े लेवल बनता है इसको हम लोग कोल्डेरा कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जापान के अंदर ये आपका सकुराजमा ज्वालामुखी पाया जाता है, तो जापान का नाम आया है। तो जापान के बारे में हम लोग यहाँ पे रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान के वर्तमान के
प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री के हैं फोमियो किसुडो। ये आपके जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? शिंजो अबे जो थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शिंजो अबे को अभी हाल ही में जो है नेताजी अवार्ड दिया गया है। नेताजी अवार्ड इनको दिया गया है और इनको सन 2021 का भारत का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। देखो बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद होती हैं। शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड दिया गया है और सन 2021 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। अगर आपसे पूछें कि शिंजो अबे जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे, अभी इनकी हाल ही में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो है जापान के अगर हम पूछें जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भैया? डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो ये दोनों याद रखना, रूस की ड्यूमा है, जापान की क्या है? डाइट है। ठीक है। अभी क्वेड की हाल ही में जो है क्वेड है, अब ये क्वेड क्या है? क्वेड जो है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की क्या है? बैठक होती है। इसमें 4 कंट्रियों का ये है। अभी इसकी हाल ही में चौथी बैठक जो है वो टोक्यो जापान के अंदर हुई है और टोक्यो जापान में ही आपका 32वां ओलंपिक भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आप पूछें कि अगर आपका ये जो कोड की 5वीं बैठक है ये कहाँ पे होगी? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है 5वीं बैठक। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। भारत और जापान के बीच में आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। क्या नाम है भैया? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज आपकी होने वाली है। तो मालाबार एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके 4 कंट्री शामिल होते हैं, जिसमें आपका इंडिया, यूएसए, आपका जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, मालाबार, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे जो है ज्वालामुखी की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ कौन कौन से आपके ज्वालामुखी हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक का नाम आता है माउंट कोटोपैक्सी। तो ये आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी इक्वाडोर में है। कहाँ पे है भैया? तो इक्वाडोर में आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें किलिमंजारो की तो ये कहाँ पे आपकी किलिमंजारो? ये आपकी तंजानिया के अंदर है किलिमंजारो। अगर बात करें इस्तांबुल की तो ये आपकी जो इस्तांबुल है ये जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाती है। ये भी आपकी कहाँ पे स्थित है? आपका ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाती है। विश्वविद्या ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये आपकी इटली में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 से आपका लेटेस्ट सारी जानकारी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभी हाल ही में बराक भुवन वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हाल ही में किस राज्य में इसको प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि आपकी जो है बराक वन्य जीव अभयारण्य भी आपकी जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो ये आपका जो है असम में किया गया है। ऐसा कहाँ किया गया भैया? तो ये आपका असम में किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है आपका बराक भुवन। तो बराक भुवन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, इसको मंजूरी मिली है? तो बात कर लेते हैं। इसकी मंजूरी मिली है आपकी असम राज्य में। कहाँ मिली है? असम राज्य में इसकी मंजूरी मिली है। अब बात करें कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है असम के जो मुख्यमंत्री हैं तो वो आपके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें राज्यपाल की तो असम के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जगदीश मुखी, यहाँ के राज्यपाल हैं। असम का अगर पूछे पुराना नाम क्या है तो इसका पुराना नाम जो था कामरूप इसका पुराना नाम था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन था बराक भुवन से संबंधित क्वेश्चन था जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको प्रस्तावना मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल आपके जगदीश कुमार है और इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसी तरीके से आपके जो हैं इसका पुराना नाम कामरूप है। अगर हम पूछें कि वन्य जीव संबंधित एक अधिनियम आया था, वन्य जीव संबंधित एक संरक्षण अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था ये कब आया था? तो 1972 में आया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
सिक्किम के अंदर ही आपके कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो इस सिक्किम के अंदर आपके जो है 7 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें अभी है नया जो था देहिंग पटकाई। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका नेशनल पार्क है, ये कब बना था? अभी 7वें नंबर का है। ये भी आपका कहाँ पे है? असम में नवीनतम ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे बात करें कि यहाँ पे इसके अलावा जो है रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, तो ये 7 प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सब असम राज्य में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो असम जो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है, ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 7 राज्य पाए जाते हैं। कितने राज्य पाए जाते हैं? 7 राज्य पाए जाते हैं। तो इस 7 राज्यों में असम जो है, असम ही एक ऐसा राज्य है जो बाकी 6 राज्यों से क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है। अगर हम बात करें यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और आपका त्रिपुरा, तो मतलब ये असम ही एक ऐसा राज्य है जो बाकी सभी राज्यों से क्या करता है? कॉन्टैक्ट रखता है। बाकी सभी राज्यों से क्या करता है? ये आपका कॉन्टैक्ट रखता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है असम के बारे में। तो ये सारी जानकारी थी जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड थी कि बुराक भवन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे मंजूरी मिली है? तो असम राज्य में इसको मंजूरी मिली है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के बारे में है कि ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो आपका है इसका जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु के अंदर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग कुछ चीज़ें और रिवाइज करते हैं इनके बारे में। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा कि आपका जो दिमाग होता है, दिमाग हमारा जो है, कभी कभी दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या से क्या क्या सोच ले जाते हैं। तो मतलब दिमाग को कैसे हेल्थ रखना, दिमाग को कैसे कंट्रोल में रखना, उस सारे के बारे में यहाँ पे हमको क्लिनिक के बारे में जागरूकता यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया है भैया बंगलुरु में किया गया है, जो कि बंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो अगर कर्नाटक की हम बात कर लें कि कर्नाटक में अभी एक हाल ही में दिशांक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। दिशांक एप्लीकेशन, तो दिशांक एप्लीकेशन किस लिए लॉन्च किया गया था? भूमि सुधार से संबंधित ये था। अगर बात करें कर्नाटक के राज्यपाल की, तो यहाँ अभी राज्यपाल बने हैं थावर चंद गहलोत यहाँ के जो है राज्यपाल आपके बने हैं, याद रखना। अब इसी तर्ज पे जैसे कि आपका ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है, तो इसी तर्ज पे एक आपका होता है मोहल्ला क्लिनिक। क्या होता है? मोहल्ला क्लिनिक। तो ये कहाँ पे चल रहा है? मोहल्ला क्लिनिक बहुत फेमस है, तो दिल्ली के अंदर ये चल रहा है आपका मोहल्ला क्लिनिक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के बारे में डिस्कस किया और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ इसके बारे में आपको बताया कि यहाँ के राज्यपाल कौन है और इससे संबंधित एक मोहल्ला क्लिनिक है, तो ये आपका कहाँ पे है, इस तरीके आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि ये आपका जो है यहीं पे कर्नाटक में ही एक आपने सुना होगा, क्या कहते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या सुना होगा? इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो 2nd एडिशन अभी हुआ है, ये आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही इसका आयोजन किया गया है। इसमें आपकी कर्नाटक की एक जैन यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया है? टॉप किया है। इसका जो शुभंकर था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो उसका नाम था बीरा इसका शुभंकर था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, वैसे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभंकर था उसका नाम था धाकड़। ठीक है। अब यहाँ पे रिवाइज ही कर लेते हैं कि आपका जो टोक्यो ओलंपिक था, तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा। क्या नाम था उसका? मिराई तोवा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो उसका नाम था शुभंकर। शीतकालीन ओलंपिक का जो था बीजिंग में जो हुआ था आपका, तो उसका था बिंग डुएन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपका अभी हाल ही में शतरंज दिवस एक मनाया गया है। शतरंज दिवस जो है होने वाला है विश्व ओलंपिक चैंपियनशिप, तो चेन्नई में होगा और इसका शुभंकर क्या है? थुम्बी इसका शुभंकर है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज में रखनी है अपने दिमाग में। जैसे अगर एक चीज़ आए तो सारा चीज़ रिवाइज कर लो। ये रिवाइज कैसे होता है भाई? ऐसे ही रिवाइज होता है। अगर एक चीज़ कोई पढ़ो तो उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हों रिवाइज कर डालो, सब का सब। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, मतलब एक क्या है, अंटार्कटिका में एक विधेयक लाया गया है
भारत के द्वारा लाया गया है। ये क्या होगा कि आपने सुना होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के लोग तो रहते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो वहाँ हमारा रहने के लिए सही नहीं है। लेकिन एक जो है वहाँ पे अनुसंधान वगैरह जो भी जितने भी वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो भी अनुसंधान काम किया जाता है, तो वहाँ पे किया जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है कि भारतीय भारतीय अंटार्कटिका अंटार्कटिका विधेयक सन 2022। अब ये भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, इसके तहत क्या होगा? तो अब ये देखो, इसके तहत होने वाला क्या है कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक में जो आपके इस समय पृथ्वी मंत्री जो आपके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये आपका विधेयक लाया, ठीक है। और भारत के द्वारा यहाँ पे जो भी अनुसंधान किए जा रहे हैं अभी तक, भारत के द्वारा यहाँ पे जो अनुसंधान किए गए हैं, तो 3 यहाँ पे अपना जो है भारत द्वारा यहाँ पे 3 कुटिया बनाई गई है। पहली आपकी जो है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दूसरी आपकी जो है मैत्री, और तीसरी आपकी जो है भारती। तो ये 3 स्थान मतलब जो है वैज्ञानिक के क्षेत्र से यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसमें दक्षिण गंगोत्री आपका बंद हो चुका है, और भारती और मैत्री आपका इसमें से चल रहा है। तो यहाँ पे जो 3 अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा कहा गया है कि इस विधेयक द्वारा ऐसा कहा गया कि मतलब जो भी अनुसंधान स्टेशन होंगे वहाँ पे घरेलू कानून लागू होगा। मतलब घरेलू कानून मतलब कि जो भी भारत का, अगर जैसे कि यह आपका अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे जो है भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र होंगे, कुछ अन्य देशों के अनुसंधान केंद्र होंगे। तो ऐसा इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी हमारे अनुसंधान केंद्र हैं वो घरेलू कानून की तरह होंगे। अगर हमने यहाँ पे अपना अनुसंधान केंद्र बना लिया तो ज़मीन हमारी है, ऐसा करके कुछ ऐसा इनका कानून है। तो हमको हमारे यहाँ से ये हमारे लिए एग्जाम बन जाएगा कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक सन 2022 जो लाया गया, उसमें पृथ्वी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपके पृथ्वी मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका के बारे में, तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ बहुत अधिक मात्रा में रहती है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन मैसिव। इसके चोटी का नाम क्या है? माउंट विल्सन मैसिव जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो था यहाँ पे ये है कि जेसी डेनियल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जेसी डेनियल अवार्ड सन 2022, ये जो है केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार केपी कुमारन को दिया गया। केपी कुमारन उनका नाम था। और जो है केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है ये, केरल का सर्वोच्च फिल्म का केपी कुमारन को दिया गया। उनकी जो मलयालम फिल्म निर्माता हैं उनको दिया गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है, तो जेसी डेनियल अवार्ड किसको दिया? केपी कुमारन को दिया गया। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार केपी कुमारन को दिया गया। मलयालम फिल्म निर्माता ये हैं आपके, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करें कि जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये 2 क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो आपका संस्थागत के रूप संस्था को दिया जाता है, एक आपको किसी व्यक्तिगत को दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था के रूप में दिया गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, इसमें 51 लाख की राशि दी जाती है। और व्यक्तिगत रूप में जो है प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि 5 लाख की राशि दी गई है उनको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आया, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आया है, उसके तहत ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है। और ये सन 2022 में आया है, ठीक है। और इसमें सबसे मूवी जो थी अजय देवगन की तानाजी है, और आपकी जो सूर्या की मूवी है, एक साउथ की है, एक आपके अजय देवगन की है, ठीक है। अगर आपसे पूछें यहाँ पे बताएं आपको कि बोल्ट्जमान पदक है वो किसको दिया गया, तो दीपक धर को दिया गया है बोल्ट्जमान पदक, ठीक है। और राजीव महर्षि को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है, जो कि आपके कंप्यूटर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं पूर्व के, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार हम लोग मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, तो उसी के उपलक्ष्य में एक योजना शुरू की गई है एक नीति आयोग के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई अमृत मोबाइल ऐप। उसका नाम है ई
ई अमृत अमृत मोबाइल ऐप, ई अमृत मोबाइल ऐप। तो ये जो ई अमृत मोबाइल ऐप है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। किसने की है? नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। भैया ये एक फोकट का है, क्योंकि उसको कुछ काम होता नहीं, इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने का काम करता है। तो इसको जो है नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति आयोग के फुल फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पे नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है। देखो, इसका जो मेन क्वेश्चन था आपका ई अमृत मोबाइल ऐप है, इसका इस ऐप को लॉन्च किसने किया? मतलब नीति आयोग ने किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे उनको बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और अमृत महोत्सव आपका जो है 75वीं वर्षगांठ है, इसी उपलक्ष्य में इसका नाम ई अमृत रखा गया है। और ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो अमृत जो रखा गया है वो आज़ादी की अमृत महोत्सव रखा गया है कि आपकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग इस बार मना रहे हैं, उस पर रखा गया है। और ई जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए संचित करता है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इसका जो उद्देश्य है इस ऐप को लाने का, उसका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। तो इसका यही उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, परिचर्चा करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है। तो 1 जनवरी सन 2015 को इसकी होती है स्थापना। इसके जो हेड होते हैं खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष इस समय वर्तमान में है, तो उसकी उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और जो इसमें सीईओ हैं वो हैं आपके परमेश्वर अय्यर, आपके सीईओ हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो है, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया। फिर उसके बाद कौन है? राजीव कुमार। फिर उसके बाद कौन है? सुमन बेरी। तो तीसरे नंबर की आपकी सुमन बेरी जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष रहने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों का रिवीजन करेंगे अच्छे से भैया, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसान ऐप, जो किसान ऐप है वो किसने स्टार्ट किया था, किस किस आईटी संस्था द्वारा चला गया था। दिशांक ऐप आपसे पूछें तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो किसान ऐप था आईआईटी रुड़की द्वारा, आईआईटी रुड़की द्वारा उत्तराखंड के जो किसान हैं उनकी मतलब मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए जो है आईआईटी रुड़की द्वारा किसान ऐप को लॉन्च किया गया था। और दिशांक ऐप जो है आपका कर्नाटक गवर्नमेंट का भूमि सुधार से संबंधित ये था। तो इसके बारे में आपको जानकारी देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लिख के रिवाइज करेंगे ताकि हमको अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 या 8 जो भी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साउथ के सुपरस्टार इनका नाम है कमल हासन। कमल हासन को जो है प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा अवार्ड दिया गया। ये गोल्डन वीज़ा अवार्ड क्या होता है? जुलाई 2022 में दिया गया गोल्डन वीज़ा अवार्ड। इसमें 10 वर्ष के लिए यूएई में आने जाने का जो है ये पास मिल जाता है। यूएई का गोल्डन वीज़ा में 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष का दिया जाता है। तो साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा अवार्ड दिया गया, यूएई के द्वारा 10 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है। इनकी हाल ही में भी कमल हासन की जो है कमल हासन की हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई, उसका नाम है विक्रम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ करेंसी क्या है? आपके दिरहम है, ठीक है, दिरहम है। और यूएई में ही आपका T20 एशिया कप आपका होने वाला है। T20 एशिया कप आपका यूएई में होगा। और यूएई का एक मिशन था, उसका नाम क्या है आपको बताना है होप मिशन। जो होप मिशन था आपका वो यूएई का है। किसके लिए है? मंगल मिशन के लिए था, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। T20 एशिया कप याद रखना, ठीक है। और यूएई में ही आपका, ठीक है। एक 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 जो है संस्थान है, दोनों को मिलकर बना है। एक है ITU2, जैसे आपका क्वेड होता है उसी पर ITU2 अभी बना है हाल ही में। उसमें क्या है आपका इंडिया है। एक IT का मतलब होता है, एक आई का इंडिया होता है, दूसरे का आपका जो है इसराइल है। एक यू का मतलब होता है यूएई और एक होता है आपका यूएसए। तो इसको ध्यान रखना है कि ITU2 जो आपका है इंडिया, इसराइल और यूएसए जो है ये करके आपका दो जो संस्था है इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका है भारतीय ध्वज संहिता का है। अब इसमें क्या हुआ है कि भारतीय ध्वज संहिता में कुछ बदलाव किया गया। अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही हम लोग क्या करते अपने झंडे को फहरा सकते थे। अगर हमारा ये जो फ्लैग है, अगर हम बात करें अपनी फ्लैग की, तो इस फ्लैग को हम लोग क्या करते थे, इस फ्लैग को मतलब अपने प्यारे तिरंगा झंडा को हम लोग जो था
हम लोग सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक फहरा सकते थे, लेकिन अब नियम में बदलाव कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? कहा गया है कि 75वीं वर्षगांठ है और अच्छे से इसको एक ऐतिहासिक पल बनाया जाए, इसीलिए क्या एक संशोधन किया गया है कि आप अब 24 घंटे 24 आवर्स अब इस झंडे को आप लोग क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो और एक अभियान भी शुरू किया गया है, तिरंगा हर घर अभियान, कि आपकी 75वीं वर्षगांठ है, जिसका उद्देश्य यही है कि 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। तो ये आपका जो है तिरंगा झंडा एक मतलब भारतीय ध्वज संहिता, तिरंगा भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 में क्या किया, संशोधन किया गया है। अब इसके द्वारा आप लोग 24 आवर्स अपने झंडे को फहरा सकते हैं। तो ये आपका न्यूज़ था। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे कि तिरंगे आपका अपने तिरंगे झंडे के बारे में, कि ये तिरंगा झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 है। इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया नाम का था, उन नाम की थी, उन्होंने इसका क्या किया, डिज़ाइन किया था। यहाँ पे आपको केसरिया रंग दिखता है, एक आपको सफ़ेद दिखता है, मतलब जो आपको ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका जो है वाइट वाला होता है, ठीक है, ये आपका वाइट होता है। तो ये आपका क्या है, शांति का प्रतीक है, ठीक है, ये आपका कैसा प्रतीक है, तो ये आपका शांति का प्रतीक है। और बीच में आपका जो है ये आपका 24 तीलियाँ होती हैं। और यहाँ पे केसरिया, आपका केसरिया किसका प्रतीक है आपका, तो ये आपका स्मृति का प्रतीक है, स्मृति का प्रतीक है। और आपका जो है बलिदान का प्रतीक, ये आपका बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद शांति प्रतीक है। वो हरा रंग जो है, हरा रंग आपका जो है हरियाली का और स्मृति का प्रतीक है। केसरिया आपका बलिदान का प्रतीक है। तो इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। और इसको अपनाया कब गया राष्ट्रीय ध्वज को? तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे झंडे को, प्यारे झंडे को अपनाया गया था। अगर हम बात करें कि आपका जो राष्ट्रगान था उसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो हम भारत देश के नागरिक होने पर गर्व करते हैं कि हमारा प्यारा झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसी तरीके से आपकी ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें जो है यहाँ पे समाप्त होती हैं, जिसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास आज काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें हम लोग लिख के रिवाइज़ किया है और काफ़ी अच्छे से रिविज़न कर लिया है। इससे क्या होता है, हमारा रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना भैया। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।